हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया। I is equals to Q by T for steady current, I is equals to del Q by del T for average current, I is equals to dQ by dt for instantaneous current। इसके बाद हम लोगों ने करंट का SI यूनिट देखा, एम्पियर। फिर करंट के फ्लो के बारे में देखा कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करता है। तो कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट समझा जाता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो है उसके ठीक अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसके बाद हम लोगों ने करंट को एक स्केलर क्वांटिटी है इसके बारे में समझा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टर्स से। कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं? तो कंडक्टर्स आर दोज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट कर सकते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। जनरली कंडक्टर्स को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे तो सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं और सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं, बट वो अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, मेन कोर्स का हिस्सा नहीं है। एक बार जल्दी से हम लोग सॉलिड कंडक्टर्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, दिस आर वेरी गुड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, क्योंकि उनका फेज सॉलिड स्टेट में होता है। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात बोलें तो NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, KCl सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट हो गए। बट इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड कंडक्टर्स पर फोकस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स को बेटा तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री। बेटा अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू ए सॉलिड कंडक्टर। तो अभी हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं। सपोज दिस कंडक्टर इज सिल्वर। ये जो कंडक्टर है, सपोज कि ये क्या है, सिल्वर है। अच्छा, अगर हम लोग सिल्वर के बारे में पढ़ें तो सिल्वर इज बेस्ट नोन मेटल कंडक्टर। अच्छा, सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बेटा केमिस्ट्री में हम लोग मेटालिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी को। सिल्वर एक बहुत अच्छा मेटल कंडक्टर इसलिए है क्योंकि वो बहुत आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो एज कॉपर, कॉपर क्या कर सकता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। Cu+ बनाएगा तो Cu+ होगा, Cu+2 बनाएगा तो Cu होगा। एल्यूमिनियम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गोल्ड बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, Au+3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स, है ना। बट गोल्ड और सिल्वर्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण वो अवेलेबल नहीं है, इस कारण से हम लोग उन्हें कंडक्टर्स की तरह यूज़ नहीं करते हैं ना। लड़कियां पहन के ख़त्म कर दी भाई, उसको कंडक्टर की तरह कैसे यूज़ करोगे, है ना। तो हम लोग ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, या फिर किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मेटल पीस है, जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं सिल्वर। अब कोई एक एग्जांपल लेना था, मैं कॉपर भी ले सकता था, बट सिल्वर ले लेते हैं, बेस्ट कंडक्टर ले लेते हैं। अच्छा, अगर ये सिल्वर का पीस है तो इसके अंदर क्या क्या होंगे? दो चीज़ें होंगी, एक तो सिल्वर का कैटायन होगा जो कि हम देख पा रहे हैं ये, और दूसरा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं इसको साइड में बना रहा हूँ, थोड़ा देखना बेटा। अगर मैं यहाँ पर एक सिल्वर का पीस ले रहा हूँ तो इसके अंदर में एक तो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब के आसपास का होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जैक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से समझ जाओ। और यहाँ पर साथ में कौन है, सिल्वर कैटायन। अच्छा, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो किसी कैटायन के अंदर में हैं, तो क्या ये रेस्ट में होंगे? सोचते हैं, क्या ये रेस्ट में होंगे? सोच के बताओ। नहीं बेटा,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रेस्ट में नहीं होते हैं। क्यों? जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड केस भी लें तो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि यहाँ से कुछ न कुछ हीट जो है वो इलेक्ट्रॉन को मिल रहा होता है। ठीक है, किसी भी मेटल में कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहता है एनवायरनमेंट से एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से भागते होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा पार्टिकल अगर थोड़ी भी एनर्जी मिले तो बहुत तेजी से मूव करेगा, है ना। अब तुम बोलोगे कॉम्पैक्ट मेटल के अंदर कैसे मूव करेगा, है ना। मेटल तो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है, उसके अंदर तो कोई स्पेस ही नहीं होता। बट याद करो बेटा, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग क्या बोलते थे, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। इफ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, तो उस केस में मेटल के अंदर तो बहुत ज्यादा स्पेस है, अब इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, किधर भी मूव करेगा। हाँ, वो इतना तेज मूव नहीं करेगा कि मेटल से बाहर चला जाए। उसके लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन बोलते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सरफेस छोड़ने के अंदर, सरफेस छोड़ने के लिए। बट मेटल के अंदर ही रहेगा इलेक्ट्रॉन्स और मूव कर रहा होगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल थर्मल एनर्जी, जो एनवायरनमेंट से मिल रही है उस थर्मल एनर्जी के कारण क्या इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अच्छा, मूव करता है तो फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। तो इसका मतलब क्या कंडक्टर में करंट फ्लो होता है क्या? नॉर्मली कंडक्टर में बैटरी वैटरी कुछ नहीं लगाया, करंट फ्लो होता है? नहीं, कंडक्टर के अंदर ऐसे तो करंट फ्लो नहीं होता है ना। अगर मेरे को कंडक्टर में करंट फ्लो करना होता है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, कोई बैटरी जोड़नी पड़ती है ना, कोई सेल लगाना पड़ता है, तभी करंट फ्लो होता है। अनलेस तो करंट फ्लो नहीं होता है। बट इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं। बट ये समझो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे रैंडमली। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो उसी समय कुछ इलेक्ट्रॉन इधर में मूव कर रहे होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन अगर उस तरफ मूव कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन उधर से इधर भी मूव कर रहा होगा, है ना। अगर हम लोग वहां पर नेट वेलोसिटी ऑफ होल ऑल इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो जीरो आएगा। इस कारण से जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कोई करंट फ्लो नहीं होता। वैसे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं थर्मल एनर्जी से। उनकी वेलोसिटी अप्रॉक्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास की होती है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ये कोई नेट करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि तुम एक कमरे में बैठे हो, जरूर बैठे होगे। अब उसमें तुमने फैन ऑन कर लिया है, जरूर फैन ऑन किया होगा। हम क्या सोचते हैं कि भाई कमरे को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं, उसके विंडोज बंद कर दो, डोर क्लोज कर लेते हैं और ऊपर के वेंटिलेटर्स भी बंद हैं। मतलब कमरे के अंदर कुछ आ नहीं सकता, कुछ कमरे से बाहर जा नहीं सकता। हम लोगों ने उसे एक आइसोलेटेड सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बेटा, अब अगर हम लोग फैन ऑन करते हैं तो फैन के कारण हवा के पार्टिकल्स जो है वो नीचे की ओर आएंगे, हमको नीचे हवा लगेगी। अच्छा, नीचे आ रहे हैं तो क्या केवल पार्टिकल्स नीचे आ रहे होंगे, क्या पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहे होंगे? अगर ऐसा होता तो ऊपर तो वैक्यूम जनरेट हो जाता। बट तुमको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या हवा के पार्टिकल नीचे आ रहे हैं तो ऊपर भी जा रहे हैं? तो जितने पार्टिकल नीचे आ रहे हैं उतने पार्टिकल ऊपर भी जा रहे हैं। तो अगर हम लोग ऑन एवरेज निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एयर क्या आएगा? जीरो। हाँ, उनकी सबकी स्पीड है ना, बट उनकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। ठीक, तो ठीक इसी तरह से समझो कि इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह का रैंडम मोशन कर रहे हैं जिसके कारण उनकी कोई नेट वेलोसिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी एक ओर नहीं मूव कर रहे हैं, इस कारण से यहां पर नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो है, तो करंट जीरो है। अगर इस केस में हम लोग किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के बारे में भी सोचें तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, फिर इधर मूव कर रहा है, फिर नीचे मूव कर रहा है, फिर ऊपर मूव कर रहा है, फिर इधर मूव कर रहा है, फिर वहीं पहुंच जा रहा है। मतलब समझो कि वो इधर उधर मूव कर रहा है, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन की भी नेट वेलोसिटी हम निकालेंगे तो वो भी लगभग क्या आएगा? जीरो। ठीक है, क्योंकि उसका जो ऑन एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है ना। इसीलिए हम लोग पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की भी अगर नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है बेटा। हाँ, बट अगर हम लोग एक सेल, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम एक सेल ले लें और उसका जो
ये वाला टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इसको हम लोग इस तरह से अटैच कर लें, मतलब सर्किट को कर लें हम लोग ऑन। जैसे हम सर्किट को ऑन करेंगे होगा क्या, जो एक टर्मिनल है कंडक्टर का वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होने के कारण, और जो दूसरा टर्मिनल है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अपोजिट चार्जेस आए कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर समझो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस पर फोर्स लगेगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, देन F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E। F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E। यहाँ अगर हम वेक्टर साइन लगाएं तो F फोर्स जो है वो इस तरह से होगा। हमको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस E इंटू E। ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है सबको पता होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, वो उसका मैग्नीट्यूड है। बट वो निगेटिव कैरेक्टर का होता है, तो जो फोर्स लगेगा उस पर वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। मतलब अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स दिखाऊं तो इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा। अच्छा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। अब मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब हम साइकिल कैसे चलाते हैं, सबको साइकिल सबको चलाना आता होगा, है ना। तो अगर हम साइकिल चलाते हैं तो बड़े स्मार्टली चलाते हैं। हम क्या करते हैं, 2-3 पैडल लगाते हैं, फिर जाने देते हैं, जाने देते हैं। अच्छा, फिर जब कम हो जाता है स्पीड तो फिर थोड़ा 2-3 पैडल लगा देते हैं, फिर जाने देते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर मैं कंटिन्यूअसली पैडल लगाता ही जाऊं, लगाता ही जाऊं, लगाता ही जाऊं, लगाता ही जाऊं, तो होगा क्या, जो साइकिल है उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन पर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता ही जाए, लगाता ही जाए, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पर क्या ये बढ़ती ही जाएगी फॉरएवर? ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पर एक और पार्टिकल भी तो है, वो कौन, कैटायन। जब इलेक्ट्रॉन जाकर कैटायन से टकराएगा तो अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गेन किया है, उस फोर्स के कारण गेन किया है, वो लूज कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल कैटायन बहुत बड़ा है। अच्छा, अगर तुम बहुत तेजी से मूव कर रहे हो, तुम्हारी स्पीड मतलब तुम्हारी स्पीड सोचो कि 10 किलोमीटर पर आवर, फिर और बढ़ा देते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, फिर और बढ़ा देते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, फिर 200 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, और तुम माउंट एवरेस्ट से टकरा गए। किससे टकरा गए? माउंट एवरेस्ट से। तो क्या होगा, एवरेस्ट को कुछ थोड़ी ना होगा यार, तुमको होगा जो होगा, है ना। वो बहुत बड़ा है, तुम बहुत छोटे हो उसके कंपैरेटिवली। ठीक वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन किसी मेटल कैटायन से टकरा जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी जो एनर्जी वो गेन किया उसे क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपनी सारी एनर्जी। ठीक है, अब उसके बाद फिर कंटिन्यूअस फोर्स के कारण वापस से एक्सेलरेट होगा, फिर जाकर टकरा जाएगा। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम बच जाता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? रिलैक्सेशन टाइम। इस तरह से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली टकराते रहेगा और दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से टकरा टकरा कर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पहुंचेगा। कोई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एवरेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे तो उस केस में हम लोगों को एवरेज निकालना पड़ता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालें कंडक्टर के अंदर तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट टर्म है बह जाना। जैसे कि अगर हम लोग नदी बह रही है, उसमें एक पत्ते को डाल दें तो पत्ता उसके अंदर क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर पाता है, जिस एवरेज स्पीड से, वेलोसिटी ना बोले स्पीड बोले, जिस एवरेज स्पीड से मूव कर पाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड। क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, बट बहुत सारे बुक्स में वेलोसिटी भी लिखा होता है, तो तुम वेलोसिटी भी यूज कर सकते हो, है ना। यहाँ तुमको मैकेनिक्स नहीं डालना है, वेलोसिटी, वेक्टर, स्केलर ऐसा नहीं डालना है। हाँ, तुम ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज स्पीड से मूव करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। और दूसरा क्या, रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर बार बार टकरा कर मूव करता है तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का एवरेज टाइम जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लें, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर ऑपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला देखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। बेटा अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव करेंगे। डिराइव करने के लिए मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है कुछ इस तरह का, इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मेटल कैटायन होंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने बताया अप्रॉक्स 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टर के अक्रॉस क्या कर ले रहे हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। कंडक्टर की एक और पॉजिटिव पोटेंशियल है, दूसरी और नेगेटिव पोटेंशियल है। इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, N, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N। अच्छा, अब ये जो N इलेक्ट्रॉन्स हैं इनिशियली कंसीडर कर लेते हैं कि इनकी वेलोसिटी U1, U2, U3 डैश 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 UN है। कितनी है, U1, U2, U3 डैश 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 UN, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकालूं U क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN डिवाइडेड बाय N, ठीक। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N है तो हम लोग इसे N से डिवाइड कर दिए। अच्छा, पर हमने तो पढ़ा था कि जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करते हैं तब तक कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस इसमें नहीं अप्लाई किया था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं अप्लाई किया था, तब इनकी वेलोसिटी U1, U2, U3 डैश 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 UN है किसी एक इंस्टेंट पर। तो इनकी ऑन एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, 0। वो कितनी होगी, 0। तो U1, U2, U3 डैश 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 UN डिवाइडेड बाय N क्या होगा, 0। अच्छा, अब यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q इंटू E। अच्छा, F को हम लिख सकते हैं ma फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू Q को मैं लिख ले रहा हूँ E इंटू E। तुम्हारा मन कर रहा होगा नेगेटिव है, बट अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो नेगेटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं A निकालता हूँ तो A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा E डिवाइडेड बाय m। A इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, A का मैग्नीट्यूड होगा E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं और सब पर चार्ज इक्वल है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स भी इक्वल होगा। इसका मतलब वो सभी एक ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन A से मूव करेंगे।
मतलब उन सब का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब सपोज कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 है, ठीक है। v1 इज इक्वल टू क्या होगा, u1 प्लस a t1, मतलब t1 टाइम में अगर वो जाकर के कहीं टकरा जाता है किसी एक मेटल से, मेटल के टाइम से टकरा जाता है t1 टाइम में, तो u1 प्लस a t1 उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। v2 क्या हो जाएगा इस तरह से, u2 प्लस a t2, v3 क्या होगा, u3 प्लस a t3, और डैश 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 ले लेते हैं, vn क्या होगा, un प्लस a tn, ठीक है। अब अगर मेरे को फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या ले सकता हूँ, v एवरेज, वो क्या होगा बेटा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 vn डिवाइडेड बाय n, ऐसा होगा। अच्छा, अब अगर मैं v1 v2 v3 डैश 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 vn का मैग्नीट्यूड पुट कर दूं, v1 क्या होगा, u1 प्लस a t1, v2 क्या होगा, u2 प्लस a t2, और इस तरह से हम लोग vn क्या लिख सकते हैं, un प्लस a tn डिवाइडेड बाय क्या होगा, n। अब अगर हम लोग v एवरेज ले रहे हैं, इसको ले सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un प्लस, सबसे a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 tn डिवाइडेड बाय n। करते क्या है बेटा, इसको और इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो इस तरह से v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un डिवाइडेड बाय n प्लस a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 प्लस tn डिवाइडेड बाय n। बेटा ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था, ज़ीरो होता है क्योंकि बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो। यहाँ a बच जाएगा, इसको हम लिखते हैं, ये जो टोटल आया इसको हम लिखते हैं टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो a का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग पुट कर दें तो थोड़ी देर पहले ही a इज इक्वल टू निकाला था, क्या था, a इज इक्वल टू e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। अगर हम ये वैल्यू यहाँ रख दें तो v एवरेज क्या हो जाएगा, e टाउ डिवाइडेड बाय m। टाउ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, v एवरेज जो है इसी को हम लोग vd लिख सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया ev टाउ अपॉन n, जहाँ टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। t1 t2 t3 रिलैक्सेशन टाइम है, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के टाइम है। अगर हम लोग उसका एवरेज निकाल लें तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, उसको हम लोग ले लेंगे टाउ। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd का मैग्नीट्यूड e कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाय m होता है। अब बेटा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको समझने के लिए सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरह से, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको मैं ले रहा हूँ कितना, a। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले रहे हैं, a।
इसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कितना ले लेते हैं, n। n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम जो भी है, अगर यहाँ हम लें 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सपोज n। हम क्या करते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, कितना, v। कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, v। इसके कारण कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E। ठीक है, E क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर। तो हम लोगों ने कोई भी एक कंडक्टर ले लिया जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया E है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कैपिटल E। देन अगर इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो vd एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vd, है ना। देन डिस्टेंस covered in 1 second by an electron is, बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर टाइम 1 सेकेंड है तो स्पीड और डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो डिस्टेंस को हम लोग ले सकते हैं vd। ठीक है, अब vd स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना। बेटा कभी जलेबी बनते देखे हो, जलेबी, जलेबी कैसे बनाते हैं, तो एक उसका पैकेट होता है ना। अब उसके अंदर में हम लोग जो डो होता है जलेबी का वो डाल देते हैं, जो उसका पेस्ट होता है उसको डाल करके ऊपर से उसको ऊपर से प्रेस करते हैं, तो जितना बड़ा होल होता है उस होल के हिसाब से बाहर निकलता है कौन, जो जलेबी का डो होता है। वो उसको छानते हैं, चाशनी वाशनी में डालते हैं, बट वो प्रोसेस याद करो, है ना। या फिर तुम टूथपेस्ट ले लो और टूथपेस्ट को दबाओ तो वहाँ से सिलेंडर्स बाहर निकलेंगे। ठीक, अच्छा बताओ कि ये जो, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा A है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके किस हिस्से से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा होगा, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए यूँ निकले, यूँ 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 ऐसे, तो फाइनली वो क्या करेगा, एक सिलेंडर बना लेगा इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक मूव करने में अगर 1 सेकेंड लगता है, तो ये जो सिलेंडर बन रहा है इस तरह का, ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम कवर्ड इन 1 सेकेंड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एरिया है, ए ले लेंगे, एच हाइट है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड। अब अगर वीडी डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है तो वीडी होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इंटू वीडी, ए इंटू क्या हो गया, वीडी। अच्छा, अब ए इंटू वीडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितना वॉल्यूम कवर होगा उतने इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जितना मूव कर पाएंगे, केवल इतने मूव किए, है ना। सपोज कि एक होल है, उससे अगर तुम कुछ पास करा रहे हो तो इधर केवल उतना ही निकलेगा, मतलब जैसे डो है इधर केवल उतना ही निकलेगा जितना इधर से एंटर करेंगे। कुछ समझ में आया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे, है ना, मीन्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड इज इक्वल टू क्या होगा। अब यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो a इंटू वीडी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इंटू a इंटू वीडी। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इंटू a इंटू वीडी। ठीक है। इफ ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट चार्ज स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग स्मॉल e से एक्सप्रेस करते हैं। e का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर हम लोग e चार्ज ले लें, है ना, हिंस अमाउंट
ऑफ चार्ज ड्रिफ्टेड इन 1 सेकेंड, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें ई का मल्टीप्लाई कर देना है, NeAVD। बेटा यहाँ क्लियरली देख रहे हैं 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज माइग्रेट कर रहा है 1 सेकेंड में, हिंस अमाउंट ऑफ चार्ज ड्रिफ्टेड इन t सेकेंड, तो t टाइम्स हो जाएगा NeAVD इंटू t। ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज ड्रिफ्टेड in t second in any conductor if we applied a potential difference V across it। अभी ये हमारा आ गया चार्ज Q। हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। Q का मैग्नीट्यूड रखो NeAVD इंटू T डिवाइडेड बाई T। T से T कैंसिल आउट, तो I का मैग्नीट्यूड क्या आया, NeAVD। क्या है बेटा, ये क्या है, रिलेशन है किसके किसके बीच का, करंट और वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। अगर हम लोग करंट डेंसिटी लें, व्हाट इज करंट डेंसिटी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोट इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, J इज इक्वल टू I बाई A होता है। तो यहाँ अगर हम I का मैग्नीट्यूड पुट कर दें तो ये होता है NeAVD अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, A। यहाँ से A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और फाइनली हम लोग J इज इक्वल टू निकाल लेंगे NeVD। अगर तुमसे ये पूछा जाए करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, तो तुम इस तरह निकाल सकते हो, J इज इक्वल टू होता है NeVD, और ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। अब बेटा हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ये इस चैप्टर का मोस्ट IMP टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जरूर बोर्ड एग्जाम में कुछ न कुछ देखेंगे, कुछ न कुछ लिखेंगे। तो जॉर्ज सीमन ओम्स, इन्होंने हम लोग को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ दिया जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। जरूर तुम 10th में पढ़ के आ रहे होगे। क्या होता है ओम्स लॉ, The current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference if the temperature and the other physical condition remains unchanged। मतलब अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर, कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो चेंज ना हो, और कोई फिजिकल कंडीशन, मतलब तुम उसका लेंथ खींच करके लंबा मत कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया मत चेंज कर लो, उसे मेल्ट मत कर दो, है ना। मतलब कोई कंडक्टर है, तुम अगर उसमें किसी भी तरह का कोई फिजिकल चेंज ना करो तो क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, V इज इक्वल्स टू हम लोग R इंटू I लिख सकते हैं, वेर R इज एन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, R जो है वो क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या पुकारते हैं, रेजिस्टेंस। इसको क्या पुकारते हैं, रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, तुमको गाड़ी भगाने के लिए बोलेंगे, मस्त एकदम शानदार रोड हो, शानदार एकदम चिकना मस्त, क्या भगाओगे तुम, है ना। वही अगर गड्ढे हो, उबड़ खाबड़ हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, तो क्या होगी, तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। तो करंट के फ्लो में जो स्पीड ब्रेकर है वो कौन है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन है, स्पीड ब्रेकर, जो कि करंट को फ्लो होने नहीं देता। अच्छा याद करो, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा काइनेटिक थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और मेटल के टाइन से टकरा जाते हैं। तो जब वो मेटल के टाइन से टकराते हैं
जब भी वो मेटल के टाइन से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, तो एनर्जी वहां पर स्पेंड कर दी गई, वही तो है रेजिस्टेंस। इसी कारण से एनर्जी वेस्ट होगी, रेजिस्टेंस के कारण करंट फ्लो में एनर्जी वेस्ट होगी। रेजिस्टेंस के कारण कोई भी चीज गर्म हो जाएगा जब उसको हम यूज करेंगे। जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं मोबाइल गर्म हो जाता है। जब हम मोबाइल में बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, है ना, तुम लोग खतरनाक गेम खेलते होगे, तो जब बहुत ज्यादा गेम खेलते हो देखते हो कि मोबाइल हीट हो जाता है ना। आजकल तो लोग कूलिंग पैड लगाने लग गए मोबाइल में, है ना, ताकि गेम खेल सकें। आजकल अच्छे ऐसे मोबाइल मिलते हैं, है ना, गेमिंग मोबाइल जिसमें तुम कंटिन्यूअसली खेलो तो भी वो गर्म नहीं होते, है ना। तो अगर वहां पर कोई चीज गर्म हो रही, किसी बैटरी से तुम अगर बल्ब भी चालू करोगे तो बैटरी भी गर्म हो जाएगा, बल्ब भी गर्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। देन रेजिस्टेंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। बट आर क्या है यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट, है ना। ये कैसे इंडिपेंडेंट होता है V और I दोनों से, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर क्लास में, ठीक है। V इज इक्वल टू आर इंटू आई, ये आ गया ओम्स लॉ। जब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं करें, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करें, तो उसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल करंट फ्लो के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना। उसको इस तरह समझो कि हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। सपोज कि एक इंक्लाइन है तुम्हारे पास, उसके ऊपर हमने बॉल रख दिया, है ना। अगर एक सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल है, उसके ऊपर बॉल रख दें तो वो तेजी से मूव नहीं करेगा। अच्छा, मैं अगर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को थोड़ा सा झुकाऊं, मतलब थोड़ा इंक्लाइन जनरेट करूं, तो बॉल थोड़ा मूव करेगा। अच्छा, अगर मैं इंक्लाइन को बढ़ा दूं तो बॉल की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और बढ़ा दूं तो क्या होगा, और बढ़ जाएगी। अच्छा, सपोज कि ये पोटेंशियल है, इक्वल है, तो करंट चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं पोटेंशियल में थोड़ा डिफरेंस जनरेट करूं तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल में और थोड़ा डिफरेंस जनरेट करूं तो क्या होगा, करंट और तेजी से फ्लो करेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट उतने ही तेजी से फ्लो करेगा। अब बेटा अगर हम लोग ओम्स लॉ को थोड़ा डिस्कस करें, V इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू आई। हिंस हम I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/r इंटू वी। चलो +0 लिख लेते हैं, +0 तो कहीं भी लिख सकते हैं। Y इज इक्वल टू mx प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें, Y इज इक्वल टू किससे, mx प्लस सी से। तुम्हें पता होगा ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कंपैरिजन करने से हमें दिखाई दे रहा है कि C 0 है, मतलब y एक्सिस इंटरसेक्शन 0 होगा। x एक्सिस में मैं क्या लूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस, y एक्सिस में क्या लूँगा, करंट। m क्या है, स्लोप है, वो 1/r है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स है m, ठीक है। अच्छा, m 1/r है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब स्लोप कैसे आएगा, ऐसे। नेगेटिव होता है तो स्लोप ऐसे मिलता है, पॉजिटिव होगा तो स्लोप इस तरह आएगा। तो अगर हम लोग स्लोप चेक करें तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा बेटा, जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ हमने x एक्सिस में क्या लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, और y एक्सिस में क्या लिया है, करंट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कर्व है वो ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, और इसका जो स्लोप है, जिसको कि अगर ये एंगल थीटा हो, तो स्लोप जो होता है m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1/r के इक्वल होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा स्लोप उतना ही कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर R1 एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, तो अगर हम लोग यहाँ पर दो कर्व ले लें R1 R2 के लिए, तो अगर R1 बड़ा है R2 से, तो जिसका R का मैग्नीट्यूड बड़ा है उसका M का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक और रेफरेंस लाइन खींचूँ, जैसे कि मैं ये खींच रहा हूँ, तो इन दोनों में से R1 किसका होगा, जिसका R बड़ा है M छोटा होगा, तो ये होगा R1 और ये होगा R2, ठीक है। तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन कर्व, है ना बेटा। यहीं पर जैसे मैंने वी आई लिया, अगर आई और वी को हम लोग चेंज कर दें
तो जो स्लोप है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो बिगर रेजिस्टेंस का होगा उसका जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर v इज इक्वल्स टू r इंटू आई प्लस 0। उस केस में अगर हम कंपैरिजन करें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ऐसा, तो x एक्सिस में तब हम लोगों को पोटेंशियल की जगह करंट लेना पड़ेगा और y एक्सिस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और उस केस में ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर होगा तो उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। तो बेसिक कर्व है, ध्यान रखना है ना। जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर को बोलते हैं कि वो ओमिक है, तो कोई भी कंडक्टर ओमिक केवल तभी होगा जब वो इस कर्व को फॉलो करता रहे। उसके लिए जब हम कर्व ड्रॉ करें तो वो इस तरह का आए। ठीक है, चाहे तुम v को x एक्सिस में, i को y एक्सिस में लेकर के ड्रॉ करो, या v को y एक्सिस में और i को x एक्सिस में ड्रॉ करो, कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। हाँ, याद रखना कि रेजिस्टेंस और स्लोप जो है वो दो अलग अलग तरह के होंगे। अगर तुम v को x एक्सिस में और i को y एक्सिस में लेकर खींचो तो जो हायर रेजिस्टेंस होगा उसका स्लोप कम होगा, और अगर तुम i को x एक्सिस में और v को y एक्सिस में लेकर के कर्व खींचो तो जो हायर रेजिस्टेंस होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको केयर करेंगे। अब बेटा आगे पढ़ते हैं डिराइवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब डिराइवेशन ऑफ ओम्स लॉ को डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? E इंटू कैपिटल E टाउ अपॉन m। वैसे बेटा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dx। पढ़े हैं ऐसा? dv बाई dx है ना। नेगेटिव होता है, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते थे, मैग्नीट्यूड लिखें तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, dv यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम लोग उसे v से एक्सप्रेस करें, और अगर कंडक्टर का लेंथ l हो तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो l होगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा v बाय l। अच्छा, अगर हम लोग ये पुट कर देते हैं यहाँ, तो Vd का मैग्नीट्यूड हो जाएगा E इंटू v इज पोटेंशियल डिफरेंस, टाउ डिवाइडेड बाय m इंटू l। बेटा हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन निकाला था। I इज इक्वल्स टू क्या होता है? NEA VD। अगर हम इसको ले लें इक्वेशन 1 और इसको 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कर सकते हैं। VD का मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करना पड़ेगा, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम ये पुट कर दें तो I का मैग्नीट्यूड हो जाएगा NEA, VD की जगह रख लेते हैं EV टाउ अपॉन ML। बेटा यहाँ V है, I को भी इधर ही बुला लेते हैं, बाकी सबको अपोजिट ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल्स टू ML, नीचे था ऊपर आ जाएगा, इधर N E इंटू E स्क्वायर, टाउ है साथ में E। अच्छा, अगर यहाँ देखें M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का जो कि कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ N क्या है? N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। बेटा वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम विच इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे मूव करे, टेम्परेचर कम कर दें तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें बच गई, एक बच गया लेंथ और दूसरा बच गया क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम लोग फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रख दें, मतलब उसके लेंथ को ना चेंज करें, उसको पीट ठोक करके उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ना करें,
और टेम्परेचर को चेंज न करें और मटेरियल को चेंज न करें तो एन और टाउ भी कांस्टेंट हैं, फिजिकल स्टेट को चेंज न करें तो एल और ए भी कांस्टेंट हैं, एम और ई यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो कभी नहीं चेंज होते। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा वैल्यू तब कांस्टेंट है जब कंडक्टर में किसी तरह का कोई फिजिकल चेंज ना हो और उसमें किसी तरह का कोई टेम्परेचर में चेंज ना हो। तो उस केस में हम क्या था वैल्यू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए को कांस्टेंट लिख सकते हैं एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल आर। ये कांस्टेंट हो गया। अगर ऐसा हुआ तो v बाय आई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा, देन v इज इक्वल्स टू आर इंटू आई हो जाएगा, देन v इज प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, विच इज ओम्स लॉ। और डिराइव करते समय हम इस बात को समझ पाते हैं कि जब किसी कंडक्टर में किसी तरह का कोई फिजिकल चेंज नहीं होता, केवल तभी v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I। क्योंकि अगर तुम लेंथ चेंज कर दो तो r कांस्टेंट नहीं है, अगर तुम क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दो तो r कांस्टेंट नहीं है, अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दो तो टाउ चेंज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम r कांस्टेंट नहीं है, अगर तुम मटेरियल चेंज कर दो तो r कांस्टेंट नहीं है। अगर ये सब चेंज मत करो तो r कांस्टेंट है और केवल तभी v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा I। यहां से हम एक और चीज समझते हैं, r इज इक्वल्स टू v बाय आई, जैसे कि हम फॉर्मूला में देख रहे हैं, बट इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। R न पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है ना करंट पर डिपेंड करता है, ये दोनों से फ्री है। R किस किस पर डिपेंड करता है, एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। R डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल टू L लेंथ पर, लेंथ जितना बढ़ा दोगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, जितना मोटा वायर लोगे जितना क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। R प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई टाउ के, रिलैक्सेशन टाइम के। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे किसी भी मेटल के लिए, मेटल कंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। वैसे बेटा ये केवल मेटल्स के लिए है, डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक और चीज, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर। सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में, सिल्वर में, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। कॉपर में भी बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए उसका भी रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए उसको हम लोग कंडक्टर की तरह यूज़ करते हैं। हम लोग आयरन को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसका यूज़ करेंगे हम लोग किसमें, कंडक्टर के रूप में। और जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, आयरन में जैसे कि कम है, तो उसका यूज़ हम लोग कंडक्टर की तरह नहीं करेंगे, वायर्स की तरह नहीं करेंगे। तो इस तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होते हैं रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। इसके बाद के टॉपिक बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा और साथ ही साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। और अगर इस क्लास में कोई भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट करो, उसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा।